संभल हिंसा के गुनहगारों पर पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा के 2 आरोपियों की रविवार को गिरफ्तारी हुई। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से कई उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाए गए। संभल हिंसा के बाद से ही ये उपद्रवी फरार हैं, जिनके घरों पर ताले लटके हुए हैं। लेकिन हिंसा के आरोपियों पर एक्शन से सबसे ज्यादा पीड़ा हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को हो रही है। ओवैसी संभल हिंसा पर लगातार राजनीति करते आए हैं और अब ओवैसी यूपी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट कर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि डर और जुल्म के माहौल से मुस्लिम पलायन कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द एतिमाद साजी के कदम उठाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वह बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ पुलिस और प्रशासन ये खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? ओवैसी ने मुसलमानों के पलायन का आरोप लगाया। तहकीकात करने नवभारत की टीम संभल पहुंची तो वहां पर लोगों ने ओवैसी के झूठे दावों की पोल खोल दी। लोगों का कहना है कि वहां के मुसलमान अपने घरों में ही हैं और कहीं पलायन नहीं किया। यहाँ पर कोई नहीं गया है, सब यहीं पर है। क्या ऐसा कुछ है जो लोग यहाँ से गए? नहीं, कोई नहीं गया, सबके घर खुले हुए हैं। हिंसा के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ है? हिंसा के बाद कुछ नहीं, कोई प्रशासन कोई वो नहीं कर रही, परेशान इधर सब ठीक है। पहले चले गए थे, अब आ गए सब लोग, तब अपने अपने घरों में हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं सब अपने अपने घरों में। कितने दिनों से लगभग लोग यहीं पर हैं? जी, अब कितने दिनों से यहाँ पर आए हैं लोग? मैं तो यहाँ पर 40-50 साल करीब। नहीं, लोग जो वापस आ गए हैं वो कितने दिनों से यहाँ पर हैं? ये करीब 1 महीने से आ चुके हैं। अब ये देखिए, जब मैंने भी ताला देखा तो एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद लोग यहाँ से भाग गए हैं। तो मैंने कहा कि मैं जानना चाहूंगा हकीकत, क्योंकि यहाँ हम टाइम्स नेटवर्क में हम जानने की कोशिश करते हैं नवभारत में कि क्या हकीकत है। तो मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएंगे ये जो ताला लगा हुआ है ये क्या है? ये ताला कारखाना है। ये इस पे लेबर आएगी 11 बजे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि कोई भागा नहीं, कोई भागा रहता ही नहीं। कोई कारखाना है हैंडीक्राफ्ट का, लेबर आएगी 11 बजे तो अपने पैकिंग वैकिंग करती है यहाँ पर बैठकर। तो अच्छा, ये दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका जीना है। ये जो ताला ये जीना है, इसका ही ऊपर जाएंगे, इसकी छत है। यानी कि ये छत पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं, यहाँ पे ये रास्ता है। हाँ। इसलिए आप यहाँ ताला देखते हैं। 11 बजे ये कारखाना खुलता है तो यहाँ पे लोग आपको नजर आएंगे। हाँ। और अब एक और जो जगह दिखाते हैं हम, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। देखिए, ये जो घर है यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। हाँ, तो इस ताले को देख के भी कई बार ये लोग मैरिज में गए में बाहर, ये ताला इसका बैठक है। एक ही घर है, यही रहते हैं, कोई भागा नहीं है। कोई बाहर नहीं है। परसों तक की मैंने इनको देखा है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी। संभल के कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। ओवैसी कह रहे हैं कि हर बार हिंदुओं के पलायन की बात झूठी साबित हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि संभल में 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवारों ने दहशत से पलायन किया था, जबकि नवंबर में हुई संभल हिंसा के बाद ज्यादातर दंगाई फरार हैं। 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। वहीं पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा में 5 लोगों ने जान गंवा दी थी। 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए हिंदुओं की संपत्ति कब्जा ली गई, जबकि अब संभल से फरार लोगों में कई आरोपियों के घरों पर ताला लटका हुआ है। सवाल ये कि क्या ओवैसी सियासत चमकाने के लिए झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? सवाल ये कि क्या दंगाइयों पर सरकार का एक्शन हो रहा है तो ओवैसी जैसे सियासतदानों को पीड़ा हो रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या झूठ फैलाकर ओवैसी उपद्रवियों को बचाने की कोशिश में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो बहुत सारे सवाल और इन सवालों पर चर्चा करें उससे पहले एक बड़ी खबर संभल से। ओवैसी के पलायन के दावे पर पुलिस का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। संभल पुलिस ने पलायन के दावे को खारिज कर दिया है। ओवैसी तो बहुत छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि पलायन कर रहे हैं मुस्लिम। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। आपको सुनाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों को 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज़ भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत है। जैसा ओबीसी ने भी एक ये मुद्दा उठाया है कि हजारों जो परिवार हैं वो पलायन कर गए हैं, कि ऐसी स्थिति भी है। 2,500 से 3,000 लोग उस हिंसा में सम्मिलित थे, मात्र 79 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सम्मिलित रहे होंगे, उनको अपने फोटोज पोस्टर दिखे होंगे, उसके आधार पे वो लोग यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आम जनता में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अपराधियों में जरूर सदैव पुलिस का भय रहना चाहिए। पुलिस ऑफिशियल्स को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि आम लोग तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2,500 से 3,000 लोग हिंसा में शामिल थे। हो सकता है कि उनमें से दंगाई जो है वो अपने घरों को छोड़कर चले गए हों। सवाल ये कि असदुद्दीन अवैसी को क्या इन दंगाइयों की पड़ी है क्या, जिसके चलते वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक जो है वो ठीक नहीं है, डर के मारे पलायन कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तारुफ आपसे करा दूं, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत काजमी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत होगी। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, झुकाव AIMIM की तरफ, और मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए बतौर मुस्लिम स्कॉलर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं दानिश कुरैशी जी से। दानिश जी, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम वोटर्स की रहनुमाई करते हैं, अपने आप को एक बड़ा मुस्लिम नेता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हैं भी बड़े नेता। लेकिन इस बार क्या गलती हो गई, क्या धोखा तो नहीं हो गया कि भाई दरवाजों पर ताले लगे हुए देख लिए तो ओवैसी साहब ने बोला चलिए यही साहब मौका मिल गया पॉलिटिक्स का, और उन्होंने बोल दिया कि मुस्लिम पलायन कर रहे हैं? क्योंकि स्थानीय लोग से लेकर प्रशासन तो कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है। देखिए, प्रशासन ने अगर सब कुछ ठीक कर रखा होता तो संभल की घटना को अंजाम ही ना मिल पाता। देखिए, तो सवाल तो आके यहाँ ये खड़ा है कि प्रशासन की कार्रवाई और कार्यशैली पे तो हम 10 बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि लखनऊ के एक अंग्रेजी अखबार ने ये लिखा है, देख लीजिए, उसमें ये कह रहे हैं कि वो 1,000 से ज्यादा परिजन जो है वो चले गए। अब फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रशासनिक अधिकारी जो अभी आपके नव भारत पर बात कर रहे थे, आप मुझे ये बताइए कि एक भी परिवार, मैं कहता हूँ 1,000 की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी परिवार अगर वहां से पलायन, तो क्या पूरा का पूरा घर का घर जो है उसमें लिप्त है आरोपों में? तो ऐसा तो एक भी परिवार मेरे ध्यान पे आया नहीं है कि कहीं कोई आरोप किया जिससे एक घर में 25 लोगों, 5 लोगों, 2 लोगों, 3 लोगों, 10। जो आप बता रहे दानिश भाई, होता क्या है दरअसल कि अगर मान लीजिए कि घर का कोई सदस्य किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो परिजनों से तो पूछताछ होती है, परिजनों से पूछा जाता है कि कहाँ है, कहीं आपके संपर्क में नहीं है। कई बार तो पुलिस थाने उठाकर ले जाती है। हो सकता है उस परिस्थितियों से बचने के लिए लोग वहां घर पर ना हो, ताला मार दिया हो घर पे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कई बार पुलिस थाने उठाकर ले जाती है। मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पे कोई आरोप है तो क्या कि मेरे घर के लोगों को उठा के ले जाएगी? अच्छा, तो पुलिस के अगर कोई क्राइम में शामिल है और अगर वो फरार हो गया है तो पुलिस कैसे पकड़ेगी? अरे तो सुनिए मेरी बात, उसके लिए कानूनी तरीका है या फिर कानूनी तो यही तरीका है कि उसके परिजनों से पूछताछ होगी, पूछताछ के लिए ले जाती है पुलिस। अरे पूछताछ के लिए ले जाती है तो और बात है, लेकिन आप तो खुद अभी जिसको रिपीट करेंगे तो आप समझ लेंगे कि उठा के ले जाती है पुलिस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वही डर और खौफ की बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से चलिए प्रशासन पर सवाल उठा लिया, बीजेपी पर सवाल उठा लिया, मुस्लिम लोगों से, क्योंकि आप वो अंग्रेजी अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं, सम्मान है सर, उनकी अपनी रिपोर्ट हो सकती है। हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे है सर, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए मुस्लिम लोगों से बात की तो वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, सब अपनी जगह पे, कोई कहीं नहीं गया। तो अब मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पे भरोसा ना करें, एसपी पर भरोसा ना करें, भरोसा मुस्लिम लोग जो कैमरे पर आकर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है उन पर भी ना करें, सही सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। आपने 2 लोगों का इंटरव्यू दिखाया है, 2 लोगों की बात दिखाई, कम से कम 10 लोगों के संभल के मैं आपको कांटेक्ट दे सकता हूं जो मतलब फोन पे बोलने से भी घबरा रहे हैं कि हमारे फोन सर्वेलांस। हाँ बताइए, आप बोलने से घबरा रहे हैं और आपको फोन पर बता दे रहे हैं कि दिक्कत में। हाँ, चर्चा कर रहे हैं कि मत बहस करिए, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं बिला वजह की अभी आप फोन रख देंगे फिर हम परेशान होंगे। अच्छा, बड़ा सही आकलन, लेकिन आकलन सही करते हैं आपकी। अच्छा, उन्होंने फोन रख दिया तो यही इसीलिए किया होगा कि वो परेशान है। तो अच्छा, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी, मैं मुमताज आलम रिजवी जी और वजाहत काजमी जी को लेकर आता हूँ। शरद त्रिवेदी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वजाहत काजमी साहब, ये ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उस पर तो मुस्लिम धर्म के जो संभल के लोग हैं उन्होंने ही बता दिया कि नहीं साहब हम कहीं नहीं गए, प्रशासन सरकार की बात तो दूर की। तो ये जो ओवैसी अपना मेमोरेंडम या एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं
उस पर तो पानी फिरता हुआ दिख रहा है। वो तो हमेशा यही करते हैं ना कि मुस्लिम देखिए साहब भारत में कितने मुश्किल में है, या वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में भारत में इस्लाम खतरे में हो जाएगा, और पैरोकारी सिर्फ एक करता है, वो असदुद्दीन ओवैसी। वो एजेंडा चल नहीं पा रहा है क्योंकि लोग खुद कह रहे हैं कि हम तो ठीक है, सही सलामत है संभल के अंदर। देखिए, संभल में जो भी कुछ हुआ वो घटना इंतहाई दुखद है और बहुत ही काबिल मजम्मत है, और लॉ एंड ऑर्डर संभल में अभी बहुत शानदार है। मैं हर दिन वहाँ, बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं, हर दिन किसी ना किसी से बात होती रहती है। और पूरे मुल्क में सर दानिश जी की बात हो रही है, वहां लोग अपने दुखड़े रो रहे हैं और दुखड़े भी नहीं रो पा रहे क्योंकि फोन सर्विलांस पे। हाँ जी, मैं बात कर लूं पूरी, अभी सुन लीजिए आप। संभल में सिर्फ कुछ वो लोग गायब हैं जिनके नाम एफआईआर में है, मुकदमों में है। ऑब्वियसली वो दुनिया में कहीं भी रहे, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एफआईआर है, उनका गायब होना तय है। वो कानून का सामना नहीं करना चाहते, कानून के सामने अपने आप को पेश करना नहीं चाहते, वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग गायब हैं, वो हो सकते हैं। दानिश जी और वजाद काज़मी पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, प्रशासन अच्छा है। तो संभल में एक मैं कहता हूं, सिर्फ ओवैसी साहब एक आदमी का साबित कर दे कि उसने पलायन किया है, और मैं साबित करता हूं कि समाजवादी की सरकार में कैराना से पलायन हुआ। मैं साबित कर दूंगा कि हैदराबाद से हिंदुओं ने पलायन किया है, मैं साबित करूंगा। वो पिछले 40-50 साल से वो और उनके वालिद मोहतरम वहां सांसद रहे हैं, और पूरी दुनिया क्या तमाशा देख रही है। क्या संभल में ही कुछ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ डॉक्टरों ने उन्होंने किया है, क्या दानिश साहब या ओवैसी साहब कहेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को मारने वाली, उनको इंजेक्शन लगाने वाली बात सही है? आप क्यों गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि हम कट्टरता के खिलाफ हैं? आप विदेशों की कहां बात कर रहे हैं? अभी दिल्ली का कल का मामला 2020 में दंगे हुए थे, लोग पलायन कर गए थे, और कल लोगों ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। ओवैसी साहब बोल दे मजाल है एक लाइन तो उस पर। हाँ, मैं बता देता हूं। आप चलिए उस मुस्तफाबाद की आबादी जहां दंगा हुआ था, उस सीलमपुर की आबादी, अगर पिछली बार से इस इलेक्शन में लाखों वोट ना बढ़े हो, लाखों मुसलमान ना बढ़े हो, तो बताइए कहां से? वहां तो मुसलमान आकर के बस रहा है। आपत्ति दर्ज करा रहे थे, जरा वन ऑन वन अगर हम रख पाए, पीसीआर टीम अगर दोनों को वन ऑन वन रख पाए। दानिश भाई जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति साबित कर दीजिए, वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। कहां तो आपके पास फोन आ रहे, लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं, वो कह रहे हैं साबित करके बताइए कि संभल में मुस्लिम परेशान है। और वजाद काज़मी भी तो मुस्लिम ही है ना। मैं बीजेपी से बात करता, किसी और से बात करता, तो आप कहते हैं कि ये इनका अपना एजेंडा है। वजाद काज़मी खुद मुस्लिम है। देखिए, अब मैं तो वजाद काज़मी क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिरौन भी अपने आप को मुस्लिम कहता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊं तो वजाहत साहब ने जो बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बदतमीजी, देखिए सुनिए, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। आप कितने बड़े मुसलमान हैं? आइए दोनों लायू हैं, आइए दोनों लायू हैं, मुकाबला कर लेते हैं। आपको 5 कलमे याद नहीं निकलेंगे, आपको गुस्ल के फर्ज याद नहीं निकलेंगे, आपको गुस्ल के फर्ज याद नहीं निकलेंगे, आपको नमाज की सुन्नतें याद नहीं होंगी। किस बात के? मुझे फिरौन क्यों बता रहे हो? मुझे फिरौन क्यों बता रहे हो? तुमसे बड़ा फिरौन कौन है? झूठ बोल रहे हो इस मुल्क में, राष्ट्र के खिलाफ माहौल बना रहे हो। तुम्हारे बॉस राष्ट्र के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवानों को उकसा रहे हो। बार बार उनको बताया जा रहा है कि इस देश का हिंदू तुम्हारे खिलाफ है। क्यों अरे तुम अपने गिरबान में झांको। कैसे बदतमीज आदमी हो तुम कैसे बदतमीज आदमी हो? कैसी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? कैसी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम कितने बड़े मुसलमान हो? लायू हो यार, लायू हो, आ जाओ। दोनों का ईमान चेक हो जाता है, दोनों का इस्लाम चेक हो जाता है। आओ ना, अरे लाओ ना। अच्छा ठीक है, आप जाने दीजिए, हो गया। वजाद जी अब आपने ठीक है जवाब दे दिया। ओके वजाद जी, अब मुद्दे पर ओके। दानिश भाई वो चैलेंज कर रहे हैं, साबित कीजिए संभल में मुस्लिम परेशान है या पलायन कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वजाहत भाई जो बात कह रहे हैं ना, उस बात में दम इसलिए नहीं है कि कोई आदमी बाहर है और वो प्रशासन को पेश करना नहीं चाहता, उनको शायद ये नहीं जानकारी। वो शायद बाकी सारी चीजों की जानकारी रखते होंगे, लेकिन कानून के मामले में उनके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। जब तक आप अभी वो आरोपित हैं, कन्विक्टेड नहीं है, तो उनके पास जगह है अपनी जाने की। तो सबसे पहले तो ये लोग जो चले गए, पुलिस ढूंढ रही है, तो आप आके बता दीजिए। आप पुलिस तो ढूंढेगी, पुलिस तो ढूंढेगी ना, तो अदालत भी तो है ना, जाएंगे ना वो। आपके पास सबका रास्ता है अपना, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे अदालत? तुम मुझे क्या गैर कानूनी अदालत में जाना या वो लगाना, याचिका लगाना या उस पे वो करना, दानिश भाई कानूनी कार्रवाई करना, हिंसा हुई, दंगे हुए, पुलिस अपना काम करेगी ना साहब।
या अब आप सीधे हाँ, सुप्रीम तो- कोर्ट से डील करेंगे? अब पुलिस का कोई मामला नहीं है। क्यों नहीं, पुलिस से तो डील, सुनिए मेरी बात, प्रशासन को डील किससे करना पड़ेगा? अदालत से ही करना पड़ेगा ना। अगर कोई आरोपित है और किसी को अगर वो मिलता है, बेल मिलता है, मतलब ये तो सुनिए, ठीक है तो कि अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ गए आप रोक तो आप लीजिए। सब्जेक्ट टीचर से बात नहीं करेंगे, अब आप सीधे प्रिंसिपल से बोलेंगे देखिए साहब मेरे कम नंबर दिए टीचर ने। अरे कानून में अगर जगह है, प्रावधान है, प्रोविजन है। अरे सर तो कानून में बहुत प्रिंसिपल जगह है से सर, क्या? कानून में ये भी जगह है कि करने पुलिस के- उठाए और जेल में ठूस दे, जो पुलिस करती है, फिर आप ही बिलबिलाते हैं। अरे कानून में जे उठा, किसी को भी उठाने की वो है, पैरवी करने की ताकत है। क्या बात करते हैं अनुराग जी आप? मैं कह रहा हूं दानिश भाई, अगर पुलिस को शक है तो पुलिस को पूछताछ का अधिकार है, भागने का अधिकार नहीं है कानून में। आप पैरवी कर रहे हैं भागने वालों की, बिल्कुल है। गजब कर रहे हैं दानिश भाई। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूं दानिश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई सुनिए ना, आ रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है। मैं जल्दी से बीजेपी के पास चला जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शरद त्रिवेदी है। शरद त्रिवेदी, तो थोड़ा सुनना पड़ गया होगा आपको, थोड़ा आपने लंबी बातें सुन ली, लेकिन जरूरी था कि ये क्लियर हो जाए, ये पता चले कि अकेले एक रहनुमा मुस्लिमों के असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुस्लिम प्रताड़ित हैं, मुस्लिम परेशान हैं, और अगर इसमें थोड़ी बार भी सच्चाई है तो फिर सवाल सरकार पर है कि भाई ऐसा क्यों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क्यों परेशान है? अनुराग जी देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मारे और चिल्लाए जिसका बाल ना बांका जाए। तो खुद ही मारो और खुद ही चिल्लाना शुरू कर दो तो लोग कहेंगे नहीं साहब आप ही के साथ गलत हुआ है। देखिए 48 में दंगे हुए, 52 में दंगे हुए, 68 में दंगे हुए, 78 में दंगे हुए, और उन दंगों में क्या हुआ है वो जग जाहिर है। आपके चैनल पे और कई अन्य चैनलों पे उन लोगों के कहां वो रह रहे, गाजियाबाद में, हापुड़ में, हाथरस में, कहां वो लोग जो है जो संभल से शिफ्ट हुए थे, उनकी पूरा रिकॉर्ड है। और 281 ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जहां पे कि आईएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खुद के सर्वेयर और खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां नहीं जा सकती है, जिसमें संभल वाला भी है। तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वहां के खुद के लोग नहीं जा सकते हैं। वहां पे जब सर्वे करने गए थे तो वहां की टीम के हमारे दानिश भाई और जितने हमारे मित्र हैं दक्षिण से, खासतौर से ओवैसी जी, उनको तो पुलिस ने बताया था कि हम कट्टे लेके जा रहे हैं, हम हथगोले लेके जा रहे हैं, हम बॉम्ब लेके जा रहे हैं। तो वो उसको लिस्ट जारी करे कि साहब कौन कौन से कट्टे कब कब लेके गए थे, वो इन्होंने आज तक लिस्ट जारी नहीं करी। उसके बाद जो वहां पे घटना घटी है उसमें 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्योंकि इतने डरे हुए लोग थे कि उन्होंने 20 पुलिस वालों को वहीं निपटाने जा रहे थे। 5 लोग उनके जो सांसद और विधायक के आपसी झगड़े में निपट गए। तो ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, मुस्लिम समाज अपने 200 नेताओं के पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कोई मुसलमान भारत में डरा हुआ नहीं है। जो डरी हुई कौम होती है वो 3 करोड़ आजादी के समय थी और आज 25 करोड़ हो गई है। तो ये इतनी डरी हुई कौम है, आज तक मुझे लेकिन शरद जी बता दे जो भारत छोड़ के देखिए, गया हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत लाग लपेट वाले सवाल पूछूं, मैं सिर्फ एक आम जो लोगों के मन में सवाल होते हैं मैं उन सवालों को उठाता हूं। होता क्या है कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं भाई, उनकी पॉपुलैरिटी भले ही चुनाव के नतीजों में ना दिखे, सीटों में ना दिखे, लेकिन जब वो जाते हैं जनसभा करने, बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। तो अगर वो ये कहेंगे कि प्रताड़ित है तो ये लोगों के मन पर इंपैक्ट तो डालेगा ना। सरकार की यही छवि मुस्लिमों के मन में होगी। अनुराग जी मैंने यही बात कही है कि मुस्लिम समाज को 4 चूरन दिए जाते हैं, हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान, और एक उनको बयान देना है कि साहब मुसलमान जो है वो भारत में खतरे में है। अगर खतरे में, अगर आप जिस देश में या जिस जगह हैं वहां से आपका पलायन होना चाहिए, आप वहां छोड़ के जाते हैं। जो डरी हुई कौम थी कश्मीर में, वहां से 5 लाख जो कश्मीरी पंडित वहां से भागे हैं, क्योंकि वहां इतने लोग डरे हुए थे कि 5 लाख उन डरे हुए लोगों को छोड़ के भाग गए वहां पे। तो अब और भारत में अगर जिनको डर लग रहा है तो कम से कम एक व्यक्ति का तो नाम बताएं जो कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार डर लग रहा है मुमताज आलम रिजवी जी से पूछ लेता हूं विदेश से। ठीक है, वजाद काज़मी पर दानिश भाई को भरोसा नहीं है कि वो मुस्लिम है या नहीं है। वो दोनों आपस में जो भी अपना था वो धार्मिक तौर पर लड़ रहे थे, लेकिन मुमताज आलम भाई तो मुस्लिम है ना। दानिश भाई मैं पूछ लेता हूं, मुमताज भाई डर लग रहा है क्या यहाँ पे पैनल में बैठ के भारत में रह के, या उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में रह के? नहीं, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, और मुझे लग रहा है कि सोच के बोलिए आप, हो सकता है कि आप ये घोषित हो जाएं कि आप भी मुस्लिम नहीं है। वजाद भाई तो वैसे भी घोषित हो चुके हैं। नहीं मैं बता रहा हूं, सुनिए नहीं एक मिनट। तो मैं ये कह दूं कि बीजेपी और आरएसएस और वीएचपी इन सब के मुताबिक तो हिंदू डरा है, मुसलमान तो डरा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहस तो यूपी से ये होनी चाहिए कि जो
कुंभ में इस वक्त है जो हालात हैं उस पर बहस होनी चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं वहां पे, अभी तक पता नहीं चला कितने लोग वहां पे हमारे श्रद्धालु जो है वो मारे गए, क्या वहां पे सिचुएशन ट्रेन पे किस तरीके से। अच्छा, मुस्लिम डरा हुआ, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ मच रही है। वैसे साहब कह रहे हैं डर के पलायन हो रहा है, ये आपको छोटा मुद्दा लग रहा है? दूसरे नहीं, मुस्लिम कहाँ डरा हुआ है? हाँ। नहीं देखिए, तो दानिश भाई को जवाब दीजिए। बता दूं, देखिए ऐसा उनके पास फोन करके लोग कहां पर हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है। अरे सुनिए तो हाँ, अगर मुमताज भाई आप ही को बोलना। अरे सुन तो लीजिए अनुराग भाई, अगर ओवैसी साहब को लग रहा है कि संभल में लोग पलायन कर रहे हैं, डरे हुए हैं, तो वो हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? वो संभल आए ना, ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? आए संभल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है उनके साथ। ये हैदराबाद से ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? तो जब चुनाव होगा तो उन्हीं में से किसी को उम्मीदवार बना देंगे, फिर रो कर वोट मांगेंगे। अभी जब लड़ने का टाइम है तब वो ट्वीट खेल रहे। तो मैं तो उनकी राजनीति जानता हूं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे बीजेपी के एमएलए हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं, उन्हें सही बात करनी चाहिए। जहां तक आप प्लान और इसकी बातें, देखिए ऐसा माहौल जब बन जाता है, आज अलग अलग कॉलोनियां बनती जा रही हैं, आप सबको पता है कि खौफ इतना पैदा कर दिया कि मुस्लिम जहां पे ज्यादा है वहां पे हर मुसलमान चाहता है कि मैं भी वहीं बस जाऊं। इसी तरीके से जहां हिंदू ज्यादा है वहां हिंदू जो एक का दुख कहीं वो सोच रहे हैं वहां बढ़ जाए। ये सिचुएशन है, ये खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल सही इसको खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। इसलिए मुझे लग रहा है अगर देश में ऐसा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देश में ऐसा है, मुमताज भाई खत्म होना है। अनुराग भाई, हाँ बस जल्दी से अनुराग भाई ये साबित करें, नहीं ये साबित करें, कह रहे हैं कि विधायक और संसद के आपस की लड़ाई में 5 लोग मरे, तो बताएं, साबित करें, क्या साबित हुआ? क्या झूठ बोल रहे हैं? वहां पे बाकायदा गोली चलाई गई और वहां पे जानबूझ करके मारा गया। चीजों को अगर पहले से मैनेज किया जाता, कंट्रोल किया जा सकता था, तो ये सही है। लेकिन कि वहां पे ठीक है, मुमताज भाई आपके पास फिर से आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी से दानिश भाई के पास जा रहा हूं, फिर बजाज जी आपके पास आता हूं। दानिश भाई, बड़ा दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, और वही डर में जब सर्वे करने टीम पहुंचती है अंदर मस्जिद के, तो फिर अत्याधुनिक हथियार निकल आते हैं, खोखे पाकिस्तान वाले निकल आते हैं और फिर गोलियां चल जाती हैं। मैं कहता हूं चलिए सारी बात आपकी अपनी जगह, यहां तो मुमताज आलम रिजवी भाई भी कह रहे हैं कि कोई डरा हुआ नहीं है, तो ये भी मुस्लिम नहीं है क्या? देखिए, मुमताज भाई हमारे भाई हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट। बाकी लोग क्या हैं फिर आपके? खैर उनको, अरे मैं तो देखिए, अभी तो मैंने फिरौन की बात कही थी, तो फिर भड़क गए थे एक पैनलिस्ट, तो फिर वापस वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। भाई कह दीजिए, वो हो सकता है आपसे मोहब्बत बरसाएं, फिर भाई कह दीजिए। अरे भारतीय नागरिक तो हैं ही, तो हम उनका सम्मान तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका भी करेंगे, वो अपनी जगह है, और क्या बोलते हैं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है और वो हम करेंगे, उस पर हमारा अधिकार भी है। अब सुनिए, मैं आपको बताऊं, देखिए इतने सारे नोटिस चस्पा किए गए, इतने सारे फोटो लगाए गए, सब कुछ किया गया। मैं एक दंगा आपको और बताता हूं, अनुराग जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहराइच में भी दंगा हुआ था, और उसमें कंप्लेनेंट जो है वहां का स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। क्या हुआ उसमें कहीं नोटिस चस्पा किया गया, किसी के फोटो आए, कुछ बाहर आया, तो सवाल ये है कि ये खुद दंगा कराने वाले इस तरीके का माहौल बनाते हैं, और एक नौजवान लेकिन आप क्यों डराते हैं? वो ठीक है, वो दंगा करवा रहे, मैं यही सवाल पूछूंगा, आप क्यों डरा रहे हैं? उनको छूट है। संभल तो आप गए नहीं, मुमताज आलम रिजवी भाई ने तो यही सवाल पूछा ना, बहुत पॉइंटेड सवाल था वो, तो आप तो गए नहीं संभल। आप घर पे ताले लटके हुए देखकर आप ये कह देते कि मुस्लिम डरा हुआ है। मुमताज भाई का भी जवाब दे दूं, मुमताज भाई खुद मेरा जवाब से मुझे लगता है कि वो हो जाएंगे, इत्तेफाक रख लेंगे। अच्छा। मुझे ये बताइए कि तमाम विपक्ष, इंक्लूडिंग वहां का स्थानीय सबसे बड़ा विपक्ष था वो, समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस और क्या कहते हैं एमआईएम के नेता, इन तमाम लोगों को 10 दिन तक वहां पर जाने की पाबंदी लगाई गई थी। आप भूल गए क्या? 10 दिन बाद सियासत आज की डेट में भी कर रहे हैं, यही संभल का नाम ले लेकर दिल्ली में वोट मांगे, नहीं है, लेकिन बोले 10 दिन तक तो जाने नहीं दिया, आप नहीं जाएंगे साहब। सुनिए, जब प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का वातावरण बनाने की बात करता है, तो सर आप तो लड़ी रहे ना जुल्मों के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी आपके खिलाफ है, तो जाइए ना सर, संभल जाइए। तो मैं तो, अच्छा सुनिए, मैं जवाब संभल जाएंगे तो आप घर पे लटके तालों को प्रताड़ना नहीं बताएंगे। मैं आपको यहीं बैठ के दिखा दूं, आपको याद हो तो डीएम साहब का ऑर्डर था, क्या हुआ उस ऑर्डर का, जिसमें गोली नहीं चलाना था, जानहानि नहीं होनी चाहिए थी, क्या हुआ? उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं होगा। यही दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, दोहरे मापदंड पर बात करेंगे, बीजेपी जवाब देगी। वजाहत काज़मी जी सुन रहे हैं?
मैं वजाहत कासमी जी, आप जवाब दीजिएगा। मेरे मन में एक सवाल है कि ये पूरे मुस्लिम धर्म की रहनुमाई कैसे कर लेते हैं? 2 लोग मेरे साथ इस पैनल में बैठे हुए हैं, दानिश भाई के अलावा, जो मुस्लिम है, और दोनों ओवैसी साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पूरे मुस्लिम धर्म की रहनुमाई ओवैसी साहब कर लेते हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने जो चश्मा लगाया है ना अनुराग भाई, वो एक तरफा देख रहे हैं। ओवैसी साहब ने कभी आपके चैनल पर आके बोला क्या एसएसपी के पीआरओ को गोली किसने मारी? क्या ओवैसी साहब ने बोला कि भी एडीएम संभल कैसे फ्रैक्चर हुआ, उनकी टांग कैसे टूटी वहां? और हमारे जो भाई सिपाही भर्ती हैं, अगर उन्होंने वर्दी पहन ली, क्या वो हमारे दुश्मन हो गए हैं? अगर विधायक और एमपी की लड़ाई में वो 5 लोग नहीं मरे तो एसएसपी के पीआरओ को गोली किसने मारी? क्या पुलिस ने खुद ही उसको गोली मार ली है? क्या पुलिस ने ही एडीएम को गोली मार ली है, उसकी टांग का फ्रैक्चर कर लिया है? मैं कहता हूं आप जो है हकीकत को सामने लाओ। मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया गया था, भीड़ इकट्ठा करने का नहीं था। और लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब करने के लिए विधायक ने और एमपी ने जितनी ताकत लगाई थी कि 10-20 हजार आदमी एकदम से इतनी तैयारी के साथ जो फोर्सेस के ऊपर हमलावर हो जाए तो फोर्सेस क्या कर सकती थी उसमें? आप ओवैसी साहब ये क्यों नहीं देख रहे हो कि वो पीआरओ को गोली लगी है, एडीएम को फ्रैक्चर हुआ? आप सबको कहो, सबके लिए बोलो। आप खाली से एक चश्मा लगा करके ये कहते हो कि मुसलमान। अब मैं कहता हूं ओवैसी साहब उन परिवारों को सामने लाए ना जो वहां से पलायन करना चाहते हैं। मैं खड़ा हूंगा साथ में उन परिवारों के। 10 दिन हो गए थे, 10 दिन प्रशासन ने जाने नहीं दिए, तो इसलिए ओवैसी साहब शायद इतनी ताकत नहीं है। अरे अब तो खुला हुआ है ना भाई, जाए ना संभल, वो जाए, मैं भी चलता हूं, चलिए और देखते हैं वो कौन से परिवार में पलायन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बसना चाहते हैं, पलायन करना नहीं चाहते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, आपकी बात वजाहत काज़मी जी, ये भी एक इंपैक्टफुल बात है जो आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वाकई में डरा हुआ नहीं है। दानिश भाई जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। ओके, देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपके सामने है, और बहराइच के दंगों की मैंने बात की। बहराइच के दंगों में पुलिस मौजूद थी और उसके सामने सारी घटना हुई। ठीक है, रुकिए, मुसलमान इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के पास चल रहा हूं मैं। ठीक है, किस तरह से होती है त्रिवेदी साहब वो कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है, मुस्लिमों का तो अलग कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में और हिंदुओं का तो अलग कार्रवाई होगी। वो बहराइच की बार बार घटना का जिक्र कर रहे हैं, जरा जवाब दीजिए सर। देखिए, जिन घरों में ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है तो वो मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई है, मैं नाम बता रहा हूं। मिश्री चंद गुप्ता भोपाल में थे, उन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनका होटल था 5 मंजिला, उसको डायनामाइट से तोड़ा गया है। और बलिया में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था, वो बाद में पता चला कि गलती से कुछ हिस्सा उसका सरकारी जमीन पे आ गया था, वहां बुलडोजर चला था। हम किसी धर्म जाति को देख के कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे लिए मुसलमान उतना ही अपना है जितना हिंदू है, जितना सिख है, जितना ईसाई है। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है। ये इससे पहले कभी इस तरह की घटना नहीं घटी। इनके लिए मुसलमान वो है और माइनॉरिटी वो है जो इनको चुनाव में जिता सकता है। 168 वोट पे तो आप प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए उनको कभी माइनॉरिटी नहीं बनाया गया। और ओवैसी साहब अगर इतने बड़े रहनुमा मुसलमानों के, तो कम से कम मुसलमानों के इनके साथ खड़े होना चाहिए था। बंगाल में जिन सीटों पे चुनाव लड़े वहां इनकी जमानत जब्त हो गई। बिहार में ये जीत का है, वो छोड़ के आरजेडी में चले गए। दिल्ली में अब की बार चुनाव लड़े, इन्होंने कितनी सीटें बनाई हैं, कितनी इनकी जमानत जब्त हुई, वो इसी साहब खुद बता दें। तो ये खाली मुसलमानों को जो भड़काने का एक राग पला हुआ है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं, जिस धर्म को, जिस मजहब को 200 करोड़ लोग मानते हैं, वो खतरे में कहां से आ जाएगा। और मैं अपने मित्रों से ये दुआ करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप अपने दफ्तर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में खोलें, ताकि वहां से जो रिफ्यूजी भारत आ रहे हैं उनको बताइए कि भारत में कितना खतरे। मुमताज भाई जल्दी से जरा जवाब दीजिए। बीजेपी फैक्ट्स पर बात करते हुए कह रही है कि हम तो इतना कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी इसकी गुंजाइश कहां है कि भाई मुस्लिम ये कहें कि हम बीजेपी सरकार में प्रताड़ित हैं। ये बीजेपी को जवाब दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये कि अगर प्रताड़ित ही होते तो आजादी के बाद से अब तक आज मुस्लिम हमारे देश में इतना फलता फूलता कैसे? आबादी के मामले में, नंबर्स के मामले में बात करना तो मेरे ख्याल से बेईमानी है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अनुराग भाई मैं बताऊं, अगर आप पार्टीशन के बाद से बात कर रहे हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत सेकुलर और डेमोक्रेटिक है। और यहाँ पे ठीक है 50-52 दंगे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। 2013 में कितने दंगे हुए? 600 से ज्यादा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब दंगा हुआ। सबसे बड़ा पलायन जो है अभी मुजफ्फरनगर से हुआ था, 50,000 लोग गए थे। तो दंगे तो हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ
सर्वाइवल भी जारी रहा है, ऐसा नहीं है। जहां तक बीजेपी का हिसाब, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे भाई, अगर इतना ही आप अच्छा कर रहे हैं तो हर बात में मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हो? क्यों आप मुसलमानों को निशाना बनाते हो? क्यों आप जो है कहीं यूसीसी की बात करते हो, कहीं आप जो है वो ये ठीक है, वजाद काज़मी जी 10 सेकंड है सर आपके पास, 10 सेकंड जरा जवाब दीजिए। मैं अगर बीजेपी से बोलूंगा तो शायद पॉलिटिकल जवाब हो जाएगा। जल्दी से वजाद जी, 10 सेकंड मेरे पास। हाँ। दरअसल इस मुल्क में मुसलमान तमाम माइनॉरिटीज, खासतौर से हमारी माँ बहनें मोदी जी की क़यादत में, योगी जी की क़यादत में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं और किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ है, और मैं अपील करूंगा कि इस तरह के झूठ में लोग ना आए। और सच्चाई ये है कि दिल्ली में भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं जब हिंदू धर्म के लोगों ने चिट्ठी लिखी पीएम नरेंद्र मोदी को कि हमें घर बेचना पड़ रहा है, लेकिन ओवैसी साहब उन मामलों पर चुप हैं।